नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी की। अभी तक हमने ज्योग्राफी की कुछ क्लासेस देखी थी, अब इंडियन पॉलिटी की क्लासेस देखते हैं। हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हम देखेंगे। ठीक है, ओके। तो हमारी संविधान कैसे हमारा संविधान बना, यदि हम संविधान की हिस्ट्री में जाएं तो स्टार्ट होगा ब्रिटिश जमाने से। हम स्टार्ट करते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से। अब बहुत सारे एक्ट आए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी उस समय आए, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की जो पूरी सत्ता है वो क्राउन के पास आ गई, मतलब ब्रिटिश सरकार के पास आ गई। तो उसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, मैं उनको नहीं लूंगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट से। फर्स्ट क्या है, सत्रह सौ 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस रेगुलेटिंग एक्ट से क्या चेंजेस हुए? एक चेंज ये हुआ, जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंबई और मद्रास ये दोनों बंगाल के गवर्नर जनरल के कंट्रोल में आ गए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का कॉन्सेप्ट भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आया। ठीक है, ये दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है। वारेन हेस्टिंग उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल बना था जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। उससे पहले वो बंगाल का गवर्नर था। रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो वारेन हेस्टिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पड़ाव बोलेंगे हम 1813 का एक्ट का चार्टर। अठारह सौ तेरह के चार्टर में क्या इंपॉर्टेंट था? 1813 के चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार क्या होता है? इंग्लैंड की केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती थी, यह प्रोविजन था। मतलब इंग्लैंड से आके, यूके यूनाइटेड किंगडम जो है वहां से आके कोई दूसरी कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। तो इस चीज को आपको समझना है, व्यापारिक एकाधिकार क्या चीज थी। दूसरे देशों की कंपनियां आ सकती थी बट उनके आपस में झगड़े होते। बट ब्रिटेन की कोई कंपनी भारत में आकर व्यापार नहीं कर सकती थी 1813 से पहले। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार थे। 1813 के चार्टर से ये एकाधिकार खत्म कर दिए गए। इसका मतलब दूसरी ब्रिटेन की कंपनियां भी आके भारत के साथ व्यापार कर लेंगी, ये चीज थी। लेकिन चाय मतलब टी और चीन के साथ व्यापार सॉरी इन दो को छोड़ दिया गया। 1813 में चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा। मतलब चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। ये 1813 के चार्टर में भी था। मतलब चाय और चीन का एकाधिकार खत्म नहीं हुआ। मतलब चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, मतलब चीन जो चाइना है वहां पर जो व्यापार होता था उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहा। हाँ, इसमें नोट करने वाली चीज है, क्वेश्चन आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट से खत्म? तो 1813 आपका उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि किस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, मतलब ट्रेड की जो मोनोपोली थी वो पूर्ण रूपेण कंप्लीटली खत्म कर दी गई? तो वो था 1833 का चार्टर। 1833 के चार्टर से क्या हुआ? 1833 के चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। मतलब ये चाय और चीन जो था ये भी यहां से खत्म कर दिया गया। चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का भी एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया गया। मतलब ब्रिटेन से आके कोई दूसरी कंपनी भी अब भारत में व्यापार
कर सकती थी पूर्ण रूपेण। अब कोई प्रतिबंध नहीं था किसी प्रोडक्ट पर। 1833 के चार्टर से ही एक नया प्रोविजन आया कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और लॉर्ड विलियम बेटिक पहला व्यक्ति था, पहला जनरल था जो भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। नोट करिएगा, भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। ओके, 1833 का हो गया। 1833 के बाद फिर इंपॉर्टेंट जो पड़ाव आता है वो है 1858 का जो एक्ट है, भारत शासन अधिनियम करके। 1858 का जो एक्ट है उसका डेवलपमेंट क्यों हुआ? 1857 में भारत में विद्रोह हुआ। ठीक है, भारत में विद्रोह हुआ तो अंग्रेजी सरकार को एक मौका मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना एक और कंट्रोल बनाने का। और 1858 में तो सीन ये हुआ कि अंग्रेजी सरकार ने, मतलब ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली खत्म कर दिया। ये नोट करिएगा, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी गई और भारत में ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन स्टार्ट हो गया, जिसको हम ब्रिटिश क्राउन का शासन कहते हैं। ब्रिटिश क्राउन का शासन कहते हैं। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म और ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हो गया। ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पड़ाव है जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की कंप्लीटली खत्म हो जाती है और ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली अब भारत की सत्ता को देखने लगती है। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक्ट है उसमें मैं काफी केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारी डिटेल करने लगूंगा तो आपको समस्या हो जाएगी, आप याद नहीं कर पाओगे। फिर इंपॉर्टेंट एक्ट आता है 1909 का, जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसने भारत में क्या कम्युनल इलेक्टोरेट, सांप्रदायिक मतदान प्रणाली प्रारंभ की। सांप्रदायिक इलेक्टोरेट स्टार्ट किए, मतलब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन सिस्टम यहां से स्टार्ट हुआ। और हम कह सकते हैं कि 1909 जो है वो सांप्रदायिकता को एक चरम सीमा पर लेके गया। मतलब कम्युनलिटी, जो कम्युनलिज्म है यहां से बहुत तेजी से ऊपर को उभरा है। तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार पृथक निर्वाचक मंडल के लिए जाना जाता है, स्पेशली सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल के लिए। ठीक है, कम्युनल इलेक्टोरेट के लिए। यहां पे मुसलमानों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग और सिख के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाए गए थे। मतलब एक तरीके से सांप्रदायिकता का चरम कह सकते हैं 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। कम्युनल इलेक्टोरेट की स्टार्टिंग यहीं से हुई। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसकी भी एक खास बात देखी है तो इसने प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में डायरकी का सिस्टम लेके आए। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा प्रांत कहां से आ गए। जब अंग्रेजों ने हमारे भारत पर अधिकार कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे कुछ न कुछ एक्ट लाते गए, उससे नए के प्रांत भी जिस तरीके से मतलब उनको जहां जहां डिसेंट्रलाइज पावर को करना था वो करते गए। तो कुछ प्रांत भी थे और एक केंद्रीय सरकार थी। केंद्रीय सरकार जहां पर गवर्नर जनरल होता था और प्रांत की सरकार जहां पे गवर्नर्स होते थे। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट क्या आया 1919 के अधिनियम से, प्रांतीय सरकारों पर द्वैध शासन, मतलब डायरकी, काफी फेमस है ये वर्ड, द्वैध शासन आप याद रखिएगा, स्टार्ट हुआ 1919 के अधिनियम से। ओके, आई थिंक इतना जानना। फिर उसके बाद 1935 का एक्ट आ जाता है।
1935 का एक्ट, जो पीछे के जितने भी एक्ट आए ना, उनको मिला के एक निचोड़ था। इसमें बहुत सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया। हम कह सकते हैं कि 1935 का अधिनियम 1773 के अधिनियम मतलब रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होकर 1919 के अधिनियम तक जो भी चेंजेस हुए उन सबको समाहित करने वाला था। और 1935 के अधिनियम को ही जब हमने अपना संविधान, भारत ने अपना संविधान बनाया, तो इसी एक्ट से बहुत सारी चीजों को हमने ले लिया। जब हमारा संविधान बना तो हमारे संविधान में संविधान सभा का गठन किया गया। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और फिर हमारे संविधान की बनने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। उससे पहले ये जो एक्ट और ये सुधार थे, ये भी हमारे संविधान का महत्वपूर्ण भाग बने, क्योंकि 1935 का जो अधिनियम है पीछे के सारे एक्ट को अपने अंदर समाहित किए हुए था। और 1935 के अधिनियम से ही हमने लगभग 250 आर्टिकल्स अपने संविधान में लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक बेसिक बताया, मैं छोटा छोटा बताना चाह रहा था लेकिन काफी लंबा तब भी हो गया। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अब ये तो बेसिक हो गया कि हमने जो ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज हमारे ऊपर रहा, उन्होंने जो जो चेंजेस लाए, डिफरेंट एक्ट लेके आए, उससे क्या इवोल्यूशन हुआ, तो वो मैंने बताया। कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं इसलिए मैंने डिटेल किया था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। इंग्लैंड को संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो इंग्लैंड में सबसे पहले स्टार्ट हुआ। हालांकि यदि बोला जाए कि संविधान सबसे पहले कहां पर बना तो इंग्लैंड आंसर होगा, लेकिन लिखित संविधान की बात होगी तो वो अमेरिका होगा, यूएसए होगा। पार्लियामेंट सिस्टम ब्रिटेन में स्टार्ट हो गया था, बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ब्रिटेन को हम संसदीय सरकार की जननी भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए में क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मतलब प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स होती हैं, एक्चुअल पावर्स होते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ यूएसए से, और यूएसए में ही सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया यूएसए में, अमेरिका में। आप ध्यान रखिएगा, संविधान का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से आया बट रिटन यूएसए में, लिखित संविधान यूएसए का। आगे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड में रिपब्लिक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया। स्विट्जरलैंड से रिपब्लिक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया। रिपब्लिक डेमोक्रेसी क्या है, डिफरेंट एरिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको एक जगह स्थान दिया गया, उनका भी एक मत है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 4 सेगमेंट हैं, 4 सेगमेंट अपना अपना अलग काम कर रहे हैं, लेकिन एक मंच पर एक डिसीजन मेकर भी उनका है। ठीक, ये डिटेल करेंगे, ये रिपब्लिक चीज काफी बड़ी है जब। फिर आधुनिक युग में संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान यूएसए का। ठीक है, रिटन यूएसए का आफ्टर 1787 के बाद, फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद यूएसए का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान बनाया गया, और यही सबसे पुराना लिखित संविधान है। ओके, हाँ, फिर भारतीय संविधान काफी बड़ा है, इसलिए सबसे जब हमारा संविधान लिखा गया तो हमने ब्रिटेन से भी चीजें ली, डिफरेंट देशों से डिफरेंट चीजें ली, तो काफी बड़ा संविधान हो गया। तो ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जो हमने देखा कि 1935 का अधिनियम तक हम पहुंच गए थे। 1935 के अधिनियम में हमने पीछे के जितने भी एक्ट थे इनको इनकॉर्पोरेट कर लिया था, काफी चीजें पीछे से ही ले ली थी, और वही 1935 के अधिनियम को जो हम अपने संविधान बनाया तो एक बेस डॉक्यूमेंट के रूप में उसको हमने लिया था। बेस डॉक्यूमेंट मतलब जब ड्राफ्ट हम बना रहे थे तो सबसे पहले हमने 1935 का अधिनियम लिया, और उसी के आधार पर हमने अपने संविधान को आगे बढ़ाया और डिफरेंट चीजें उसमें जोड़ते गए। कॉन्सेप्ट 1940 में फिर जो संविधान हमारा बनाया है तो संविधान सभा ने बनाया, तो संविधान सभा का कॉन्सेप्ट कहां से आया, 1940 में। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव जो पारित हुआ था उसमें। फिर क्रिप्स मिशन 1942 में क्लियर कट संविधान सभा की डिमांड की गई। ठीक है, और फिर कैबिनेट मिशन
हाँ, कैबिनेट मिशन 1946 में आया। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा का प्रोविजन था और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही हमने संविधान सभा गठित की। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही हमने संविधान सभा गठित की। इसको नोट करिएगा आप, ठीक है। संविधान सभा का प्रथम बैठक 1946 में हुई, ठीक है, 9 दिसंबर 1946। और सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि पहली बैठक थी, डिसाइडेड नहीं था कौन अध्यक्ष बनेगा, तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया और उसी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को डिसाइड कर लिया गया कि ये स्थायी सदस्य होंगे। और 11 दिसंबर की जो बैठक फिर उसके बाद हुई तो उसमें राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन गए और आगे की कार्रवाई के लिए वही प्रेसिडेंट अध्यक्ष रहे, ठीक है। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बना दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ये भी अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी सदस्य प्रेसिडेंट अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। BN राव संविधान के सलाहकार थे, पद पर थे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें मैंने इनकॉर्पोरेट किए। आगे बढ़ते हैं। ओके, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया। देखिए 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई संविधान सभा की, 11 दिसंबर को दूसरी और 13 दिसंबर को तीसरी। उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? जो हमारी संविधान की प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही पार्ट है। याद रखिएगा, ये सिविल में एक बार क्वेश्चन आया था। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। फाइनली 22 जून को 1947 को ये पारित हो गया। अच्छा, संविधान निर्माण करने के लिए डिफरेंट कमेटीज भी बने, क्योंकि सभी कमेटीज को अलग अलग रोल दिए गए कि हमारा देश बहुत विशाल था, अलग अलग समस्याएं थी, ठीक। तो अलग अलग समस्याओं को डील करने के लिए अलग अलग समितियां बनी। उसमें संघ शक्ति समिति या संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके हेड थे। संघीय संविधान समिति, इसके भी जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतों का कैसे भारत उसमें गणराज्य में कैसे लेके आना है सभी को, ये जिम्मेदारी थी वल्लभ भाई पटेल की। और प्रारूपी समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूपी समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब संविधान का मसौदा तैयार करना है, संविधान को बनाना है, संविधान को लिखना है, ड्राफ्ट उसका तैयार करना है। ये काम BR अम्बेडकर को दिया गया, ठीक है। तो प्रारूपी समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। बहुत सारी समितियां और भी थी, सब मैं यहां पर नहीं ले रहा, सारे लूंगा तो आप भूल जाएंगे, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आ जाते हैं हम प्रारूपी समिति। मैंने इतने सारे एग्जाम दिए, कभी भी प्रारूपी समिति से इस क्वेश्चन के अलावा दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे। इससे आगे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कभी नहीं पूछा गया उसके सदस्य कौन थे। तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखिएगा, इस प्रारूपी समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, लिखे दे रहा हूं कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, ठीक है। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। इन्होंने ही संविधान को बनाया, उसका मसौदा तैयार किया। उसके बाद उस पर डिस्कशंस हुए, कुछ अमेंडमेंट्स हुए, चेंज हुए। जहां पर सहमति बनी वो शामिल कर लिए गए, जहां पर असहमति बनी उस क्लॉज को बाहर कर दिया गया। ओके, ये आप देख लीजिएगा इसके जो सदस्य हैं, ठीक है। मेरे सामने तो कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया इससे, बस अध्यक्ष जरूर पूछे गए। आगे बढ़ते हैं। ओके, भारतीय संविधान को बनने में टाइम कितना लगा ये पूछ लिया जाता है कभी। 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण लागू हो गया। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अपना लिया था। हमारी संविधान की परिभाषा में भी, प्रियम्बल में भी क्लियर कट लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को अपनाते हैं, आत्मार्पण करते, अंगीकृत करते हैं, ये वर्ड तो हमने अपना लिया था। बट पूर्ण रूपेण लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। ओके, फिर हाँ, ये क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, संविधान सभा में कौन कौन शामिल नहीं हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल में भी पूछा गया। तो महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए,
जयप्रकाश नारायण शामिल नहीं हुए और तेज बहादुर सप्रू शामिल नहीं हुए। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नाम ये हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू। आगे बढ़ते हैं। हाँ, भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद, 8 भाग और 22 भाग और 8 अनुसूचियां। आज कितनी है? अनुच्छेद नंबर्स के हिसाब से देखेंगे तो 395 के बाद कोई 396 अनुच्छेद नहीं है। उसी में ए बी सी डी इस तरीके से कर दी, तो वो ए बी सी डी को भी हम नंबर्स में जोड़ लेते तो 500 से ज्यादा हो जाएंगे, बट कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो नंबर्स अप एंड डाउन होते रहते हैं। बट नंबर्स आज भी 395 ही हैं। कोई भी अनुच्छेद ऐसा नहीं है कि 396 समथिंग। ओके, भाग 25 हो गए, अनुसूचियां 12 हो गई। ठीक है, अनुसूचियां 12 हो गई, अनुच्छेद आज भी 395 है और इसमें भी ए बी सी डी कर का खा गा करके ऐसे काफी जोड़ दिए गए। बट कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि 396 आर्टिकल 396 ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल केवल 395 तक ही है। ये आप नोट करिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा। टोटल 25 भाग है, 12 अनुसूचियां हो गई। ओके, भारतीय संविधान के स्रोत मैंने जैसा कि पहले बताया था, 1935 का जो अधिनियम था, अंग्रेजी सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार के टाइम पर जितने भी एक्ट आए उनका निचोड़ था 1935 का अधिनियम। ओके, और उसी 1935 के अधिनियम को हमने ड्राफ्ट के फॉर्म में लिया, मतलब एक कच्चा मसौदा जो ले, वो हमारा 1935 का अधिनियम था। लगभग 250 आर्टिकल्स हमने हूबहू उठा लिए या उसमें कुछ अपने भारतीय परिदृश्य के हिसाब से उसमें चेंजेस कर लिए। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिए। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है, तो 1935 के अधिनियम का। ओके, 1935 के अधिनियम से क्या क्या कॉन्सेप्ट थे? संघ का, राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, अल्पसंख्यकों के लिए रक्षा, उच्चतम न्यायालय की निम्न स्तर के न्यायालयों पर नियंत्रण, केंद्रीय शासन का राज्य के शासन में हस्तक्षेप, व्यवस्थापिका के 2 सदन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, इसको भी हम बहुत डिटेल में चले जाएंगे तो व्यवस्थापिका के 2 सदन हम ब्रिटेन की उससे बोलने लगेंगे, क्योंकि 1935 के अधिनियम में ये सारी चीजें पहले से इनकॉर्पोरेट हो गई थी, तो 1935 के अधिनियम से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो बेसिक कुछ चीजें हमने दूसरे देशों से भी ली है वो देखते हैं। विदेशी स्रोत में हम देखते हैं क्या क्या है। विदेशी स्रोत में संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार लिए। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्य की कार्यपालिका, अच्छा ठीक है, हाँ, प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है भारत में, और उसको कैसे वो सेना का सर्वोच्च कमांडर है, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? कार्यपालिका का प्रधान कौन है? एग्जीक्यूटिव का प्रधान भारत में राष्ट्रपति ही है, लेकिन वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है, लेकिन वो सर्वोच्च सेना का सर्वोच्च कमांडर है, ये आज भी है, लेकिन फाइनली वास्तविक उसके पास पावर नहीं है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आया कहां से कि राष्ट्रपति सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा? अमेरिका के संविधान से। तो ये आप नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा। कार्यपालिका का हेड कौन है? एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है? राष्ट्रपति। भारत में प्रधानमंत्री गलती से मत लगा दीजिएगा। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास हैं, लेकिन कार्यपालिका का हेड हमारा राष्ट्रपति ही है। सारे काम भारत में राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। फिर जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये हमने कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? यदि संसद कोई कानून बनाती है और वो कानून संविधान के मौलिक जो मतलब मूल ढांचे से मेल नहीं खाता है, तो न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकते हैं। यह है न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। यह कहां से आया? यूएसए से। संविधान हमारा सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, यह चीज हम कहां से लेके आए? यूएसए से। फिर जुडिशियल न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह भी हमारा यूएसए से आया। राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट, जो महाभियोग लगाते हैं, राष्ट्रपति को हटाने का तरीका जो है, वो हमने अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, मुझे याद है सिविल में, कि उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये आया है यूएसए के संविधान से। फिर
उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में महाभियोग लगा के न्यायाधीशों को हटाने का जो तरीका है, ये कॉन्सेप्ट भी अमेरिका के संविधान से। और वित्तीय आपात, आर्टिकल 360 जो आर्टिकल है वित्तीय आपात, ये कॉन्सेप्ट भी हम अमेरिका के संविधान से लेके आए हैं, तो नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ब्रिटेन से हमने संसदात्मक शासन प्रणाली, जो हमने बोला ना 1935 के अधिनियम में ऑलरेडी ये चीजें इनकॉर्पोरेट कर ली गई थी, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर शासन किया, उन्होंने ही सारे एक्ट्स लेके आए, तो 1935 के अधिनियम में ऑलरेडी ये चीज इनकॉर्पोरेटेड थी, मतलब शामिल थी। तो ये, लेकिन देखा जाए बेसिक कॉन्सेप्ट कहां से था पार्लियामेंट्री सिस्टम का, वो है ब्रिटेन का। संसदात्मक शासन प्रणाली का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है ब्रिटेन का। ओके, इसके अलावा एकल नागरिकता, हमारे यहां एकल नागरिकता है, मतलब हम भारत के नागरिक हैं, हम यूपी के, बिहार के नागरिक नहीं हैं। तो ब्रिटेन में भी यही कॉन्सेप्ट है, एकल नागरिकता है, केवल देश की नागरिकता है, क्षेत्र और रीजन की नागरिकता नहीं है। यूएसए में अलग है, आप नोट करिएगा इस चीज को, यूएसए में ड्यूल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, मतलब यूएसए की नागरिकता अलग है, मतलब पूरे देश की, और उनके जो प्रदेश हैं, प्रांत हैं, 50 प्रांत हैं वहां पर, उनकी नागरिकता अलग है, मतलब तो ड्यूल सिस्टम हो गया। आप यूएसए के भी नागरिक हैं, उसके अलावा यूएसए में जो 50 प्रांत हैं उनमें से भी किसी के नागरिक हैं, तो डिफरेंट, तो इसलिए वहां दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट है यूएसए में। बट इंग्लैंड और भारत में इकहरी सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, नोट करिएगा। फिर मंत्रियों के उत्तरदायित्व वाली संसदीय प्रणाली, मतलब रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, मिनिस्टर होगा हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो वो चीज मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी और राष्ट्रपति उसी की सलाह पर काम करेगा, तो फिर रेस्पॉन्सिबल भी मंत्रिपरिषद ही रहेगी। ये कॉन्सेप्ट भी इंग्लैंड से, ब्रिटेन से आया। फिर आयरलैंड से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आई, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो चीजें हैं जो एक वेलफेयर स्टेट को चाहिए, वेलफेयर देश का, यदि आपको वेलफेयर करना है तो वो एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस हैं, आदेश हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, राज्य को ये करना चाहिए। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये अभी भी जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके यदि वायलेशन इनका होता है तो हम कोर्ट में नहीं डायरेक्टली जा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं, बट इनके केस में हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली रिट नहीं कर सकते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार चलाते वक्त इन्हीं चीजों को ध्यान में रखना होता है। सरकार नीति निर्देशक तत्वों को, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, हमारी पब्लिक के वेलफेयर को दिमाग में नहीं रखता है तो वो सरकार फेल हो जाती है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहां, आयरलैंड से आए, ये आप ध्यान रखिए। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति को कैसे निर्वाचित करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होंगे, वोट देने वाले लोग कौन होंगे, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, आयरलैंड से। राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में भेजता है, नॉमिनेट करता है, उनका इलेक्शन नहीं होता, राष्ट्रपति नॉमिनेट कर देता है, ये कॉन्सेप्ट भी आयरलैंड से आया है। ठीक है, ये जो साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, आयरलैंड से। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑस्ट्रेलिया से। जो प्रियम्बल है, हमारी प्रस्तावना है संविधान की, उसकी भाषा वो ऑस्ट्रेलिया से है। यहां पे मिस मत करिएगा, जो भाषा है वो कहां से है, ऑस्ट्रेलिया से, बट कॉन्सेप्ट प्रियम्बल का है वो कहां से है, यूएसए से। ठीक है, भाषा ऑस्ट्रेलिया से है बट कॉन्सेप्ट जो है वो यूएसए से। तो प्रस्तावना की भाषा, बोला जाए कि प्रियम्बल, जो भारत की प्रियम्बल है वो कहां से मतलब ली गई है या किसका उस पर प्रभाव है, तो यूएसए आएगा। बट उसकी लैंग्वेज कहां से ली गई है, तो आएगा ऑस्ट्रेलिया। फिर समवर्ती सूची, आपने देखा है कि देश को चलाने के लिए हमारे देश में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र के अलग पावर है, राज्य के अलग पावर है। ठीक है,
आपस में झगड़े ना हो, तो इसलिए ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। लेकिन कुछ ऐसे चीजें भी हैं जहां पर केंद्र को भी रूल बनाने की जरूरत है और स्टेट को भी, राज्य को भी रूल बनाने की जरूरत है, कानून बनाने की जरूरत है। तो एक तीसरी सूची भी रखी गई है, वो है समवर्ती सूची। एक तो केंद्र सूची, केंद्र काम करेगा, राज्य सूची, राज्य काम करेगा उन विषयों पर, और समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट, उस पर ऐसे सब्जेक्ट होंगे जहां पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची को शामिल करने का। ओके, फिर केंद्र और राज्य के बीच में संबंध और शक्तियों का विभाजन, जो मैंने बताया, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां बनाई गई हैं और इसमें तीनों में विषय लिखे हुए हैं कि केंद्र के विषय क्या है, केंद्र किस पर कानून बनाएगा, राज्य सूची, राज्य किस पर कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो ये शक्तियों का क्लियर कट विभाजन का कॉन्सेप्ट भी हमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मिला है। फिर है संसदीय विशेषाधिकार, मतलब पार्लियामेंटेरियन जो भी है, पार्लियामेंट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके कुछ विशेषाधिकार हैं, कुछ प्रिविलेजेस हैं। वो कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आया है, क्योंकि काम करने के लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव को कुछ फ्री हैंड देने की जरूरत होती है, तो इसलिए कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। वो विशेषाधिकार का कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया से है। ओके, आगे चलते हैं। अब कुछ छोटे छोटे और भी हैं। जर्मनी से क्या है, जर्मनी का जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, उससे जो हमने लिया, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 352 अनुच्छेद को हमने मतलब पूरा का पूरा वहां से कॉपी किया। नहीं, वाइमर संविधान जर्मनी से हमने कॉन्सेप्ट लिया है। जो जब आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है, मौलिक अधिकारों को कम कर सकता है, ये चीज आई है। तो बहुत बार ये भी आ जाता है कि हमने आपात उपबंध, मतलब इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से लिए हैं, तो ऑप्शन में जर्मनी है, तो जर्मनी का वाइमर संविधान टिक हो जाता है, ठीक है। दूसरा कोई क्लोज ऑप्शन नहीं है तो वो ठीक है। लेकिन हमने बेसिकली लिया क्या है, वो हमने लिया है कि आपातकाल के टाइम पर फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर देना, मतलब फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर देने का जो कॉन्सेप्ट है वो जर्मनी से। फिर कनाडा से फेडरल सिस्टम वही, राज्य की अपनी शक्तियां हैं, केंद्र की अपनी शक्तियां हैं, और दोनों एक दूसरे से मतलब डेविएट नहीं करेंगे। मतलब केंद्र की कोशिश राज्य के शक्तियों पर कठोराघात करने की कोशिश, और राज्य केंद्र की शक्तियों पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करे, ये नहीं। फेडरल सिस्टम होता है, केंद्र का सेपरेट पावर है, राज्य का सेपरेट पावर है, इस चीज को हमें। तो ये फेडरल कॉन्सेप्ट कहां से आया है, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां, अब जहां पर समझ में नहीं आ रहा ये केंद्र का विषय है या राज्य का विषय है, तो वो विषय किसका होगा, केंद्र का। जहां पर डिस्प्यूट है कि ये विषय राज्य का है या केंद्र का है, तो वो विषय होगा केंद्र का। ओके, तो ये अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास रखी गई है। ये कॉन्सेप्ट भी कनाडा से है। दक्षिण अफ्रीका से आर्टिकल 368 जो हमारा है संविधान में संशोधन करने का, वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया। रूस, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, रूस से हमने मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हमने। बाद में 4A या 4 का और 51A आर्टिकल जोड़ा है, भाग 4A, ठीक है, और 51A या 51 का आर्टिकल को हमने 1976 में 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा, और उसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। और ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, रूस से। मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट कहां से आया, रूस से। और ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन, 12th अमेंडमेंट जो हुआ, 42th अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, वहां से हम ये संविधान में मौलिक कर्तव्यों को हमने जोड़ा। ओके, जापान से हमने एक लैंग्वेज ली है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान से कॉन्सेप्ट लिया। ओके, फ्रांस से हमने गणतांत्रिक व्यवस्था, रिपब्लिक सिस्टम का कॉन्सेप्ट हमने लिया। और दूसरा अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, जो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पास कर देता है, स्टेट में गवर्नर ऑर्डिनेंस पास कर देता है,
तो राज्यपाल जो है, राज्यपाल ऑर्डिनेंस पास कर देता है। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है? ये कॉन्सेप्ट आया फ्रांस के संविधान से। फ्रांस से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है। ओके, अच्छा, फ्रांस का नाम आया तो मुझे लास्ट में कुछ चीजें, फ्रांस की क्रांति का जो मोटो था वो क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ऐसे मेरे दिमाग में आ गया। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये भी हमारे संविधान पर इस चीज का भी बहुत प्रभाव रहा है और हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी के कॉन्सेप्ट को अपने संविधान में अपनाया है। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता और फ्रैटर्निटी भ्रातृभाव, भाईचारा। ठीक है, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता और फ्रैटर्निटी भाईचारा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने अपने संविधान में लिया है। ये फ्रांस की क्रांति का मोटो था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। ठीक है, तो हमने अध्यादेश का कॉन्सेप्ट फ्रांस से लिया, गणतांत्रिक व्यवस्था, रिपब्लिक सिस्टम का कॉन्सेप्ट हमने फ्रांस से लिया। ओवरऑल मैंने जल्दी जल्दी काफी चीजें आपको बता दी हैं। क्वेश्चंस इन्हीं से आने हैं, बहुत डीप में मैं नहीं गया हूं, तो इसलिए जो भी चीजों पर मैंने एम्फेसाइज किया है, रिपीट किया है बार बार, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो मैं बार बार रिपीट करता हूं उस चीज को, आप उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज की क्लास खत्म कर दे।